हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने आपकी परेशानियों का हल करने के लिए। हम इस बार भी वही करेंगे जो अब की बार हर बार करते आ रहे हैं। आपकी सिप के परेशानी जो होती हैं, सिप में क्या करना है, कौन सा ऐसा सिप आपने कर लिया है जिसमें बदलाव की ज़रूरत है, वो सब चीज़ों के सवालों को हम खोजने की कोशिश करते हैं। आपके पोर्टफोलियो में सुधार क्या है, करना की ज़रूरत क्या है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। और इस सारे मुद्दे को समझाने के लिए हमारे साथ होते हैं हमारे गेस्ट। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं माई वेल्थ ग्रोथ से को फाउंडर हैं हर्षद चेतनवाला जी। नमस्कार सर। जी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो सर, हमेशा ना ये एक समस्या सभी के साथ रहती है, क्योंकि जो एक्सपर्ट हो चुके हैं, जो पहले से करते आ रहे हैं, दैट इज फाइन, उनके साथ भी वैसे हो जाता है कि कौन सी सिप हमने करनी है, जो ले रखी है क्या वो सही है नहीं है, पोर्टफोलियो में क्या सुधार की जरूरत है, वो अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है। और खासकर नए जो होंगे ना, जिन्होंने शुरुआत ही अभी की है, उनके तो जी ये ज्यादातर रहते हैं कि हमने ले तो लिया है, पता नहीं कहीं सही दाव लगाया नहीं लगाया, कहीं कोई ऐसा तो नहीं ले लिया जो बाद में फायदा ही ना दे, कितने लंबे जी टाइम के लिए करनी चाहिए, कितना प्रॉफिट होगा। तो इसी के इर्द गिर्द आज का शो हमारा रहने वाला है। कुछ पोर्टफोलियो हमारे दर्शकों के हमारे को पहले से मिल चुके हैं, कुछ एक सवाल हम ऑनलाइन लेंगे, हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे उनके। तो शुरुआत करते हैं सर शो की। पहला सवाल ले लेते हैं। और पहला सवाल है राजेश शर्मा जी का। दिल्ली में और इस साल इन्होंने कुछ जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कौन कौन से, मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ पहले। ये जेएम जी एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, इसमें ये 4,000 की सिप कर रहे हैं। कोटेक मल्टी कैप फंड है, इसमें 4,000 की सिप कर रहे हैं। जेएम फ्लैक्सी कैप फंड है, इसमें 4,000 की सिप कर रहे हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, इसमें 4,000 की सिप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, इसमें 4,000 की कर रहे हैं। और बंधन स्मॉल कैप फंड है, इसमें भी ये 4,000 की सिप कर रहे हैं। कुल 6 फंड है, 24,000 की एसआईपी है। 30 साल का ये टारगेट लेके चल रहे हैं निवेश का। तो इनका पोर्टफोलियो आपने रिव्यू कर लिया होगा सर, एक बार देखिए क्या करना चाहिए। और वैसे आपको बता दूं, जुलाई 2025 से ही इन्होंने ये सिप की जर्नी अपनी शुरू करी है, तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। और जी उम्र इनकी 34 साल है। तो क्या इनका टारगेट सही है? 30 साल में ये कितना फंड जुटा पाएंगे? और इनके जो पोर्टफोलियो है, इसमें कोई बदलाव की नीड आपको लग रही है? जी बिल्कुल। तो देखिए, जैसे राजेश जी की जर्नी जो है जस्ट अभी उन्होंने शुरू की है 2025 जुलाई, यानी ऑलमोस्ट पिछले 6 महीने में, राइट। और 6 महीना एक बहुत छोटा समय होता है जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को आप उसको उसमें ज्यादा बदलाव लाने का, राइट। ठीक है। तो यूजुअली ये देखा गया है कि ज्यादातर जो निवेशक जो है वो अपना पोर्टफोलियो जब बनाते हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे निवेशक हैं जो आपके शोज हो गए और फिर आपके यहाँ जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनका सुन के पोर्टफोलियो बनाते हैं। बहुत सारे निवेशक जो है वो खुद पहले जो है अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाने का प्रयास करते हैं और उसके हिसाब से बिल्ड करते हैं। तो एक चीज कहूंगा कि रिव्यू करना जरूरी है। और राजेश जी जो देख रहे हैं इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को आज के समय में, और 6 महीने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि एक बार रिव्यू करना जरूरी है, तो रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपने फंड्स को अलग अलग तरीके से चुना है, तो अभी जैसा आज हम राजेश जी का जब पोर्टफोलियो देख रहे हैं तो उनके पोर्टफोलियो में उन्होंने अच्छा डाइवर्सिफिकेशन करने का प्रयास किया है। कहीं लार्ज कैप है, मिड स्मॉल, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप भी एक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कैटेगरी वाइज उन्होंने डिसीजन लिया है निवेश करने का। दो तीन पॉइंट है मेरा रोहित जी, जो जी जो इनके पोर्टफोलियो पे मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। तो पहली चीज है कि अगर इनके पोर्टफोलियो में हम देखेंगे तो जेएम फ्लेक्सी कैप और जेएम अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। टाइमलाइन 30 इयर्स का है। 30 साल का अगर आपका होराइजन है तो हो सकता है कि आप है ना आपको हाइब्रिड फंड की तरफ, ऑफकोर्स अग्रेसिव हाइब्रिड फंड एट द एंड ऑफ द डे तो कहीं ना कहीं वो 75-80% हमेशा इक्विटी में ही रहेगा। लेकिन आपको अगर 30 साल का टाइम है तो आप बिल्कुल उसमें आप इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रादर देन बैलेंस्ड। ठीक है। लेकिन अगर आपका आइडिया ये है राजेश जी का कि आपको थोड़ा सा रिस्क जो है थोड़ा सा कम लेना है एक पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो पे, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जेएम के दोनों फंड्स जो है फ्लेक्सी कैप और अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ये इमीडिएटली तो नहीं, क्योंकि आपने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। लेकिन अगले कुछ क्वार्टर्स में आप उसको थोड़ा सा रिव्यू कीजिएगा, बिकॉज 6 महीना बहुत कम टाइम होता है किसी भी फंड को आपको देना, राइट। बट लेकिन कंसिस्टेंसी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो कुछ हद तक बीच में जो है
एक ऐसा फेज आया जब जेएम फ्लेक्सी कैप एक समय में बहुत अच्छा कर रहे थे और अभी कुछ समय से उनका परफॉर्मेंस जो है उनके पीएस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, राइट। तो उसको रिव्यू आप थोड़े समय के बाद कीजिएगा राजेश जी। बाकी आपके फंड जो है जो आपके पोर्टफोलियो में है वो काफी कंसिस्टेंट रहे हैं और आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसमें। आपका गोल जो है, आप बोल रहे हैं कि आप आप 24,000 की एसआईपी कर रहे हैं और आपका गोल जो है वो 30 साल का है। 30 साल एक बहुत ही बड़ा समय होता है, तो उसमें ऑफ कोर्स ये रिव्यूज की सिग्निफिकेंस, यानी आप कंटिन्यूसली उसको रिव्यू हर 6 महीने में, एक साल में करें तो अच्छी चीज है। और रिव्यू का मतलब ये नहीं होता कि जब जिस दिन आपने कोई फंड को, यानी फंड अच्छा नहीं कर रहा है तो उसका जरूरी नहीं है कि आप उसको पूरी एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि फंड्स जो है ना वो अपने साइकिल्स के थ्रू गुजरते हैं, राइट। तो उस समय में आप ये कॉल ले सकते हैं कि आज के समय में अगर इस कैटेगरी में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है तो कौन सा फंड बेटर है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये प्रयास कीजिए कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो 6 से 10 फंड के अंदर रहे, ना कि एकदम आप उसको 15-20 फंड्स ले जो बहुत सारे निवेशक करते हैं, राइट। ठीक है। अगर हम 24,000 की एसआईपी पकड़ रहे हैं और 30 साल के लिए, और 30 साल का टाइम अगर बड़ा होता है, इसके लिए मैंने ये रिटर्न अजम्पशन जो है ना, मैंने केवल 10% पर एनम पे लिया है रोहित जी, क्योंकि 30 साल जो है वो बहुत बड़ा टाइम होता है। अगर समझ लीजिए 10-15 साल हो ना, तब हम 12% का एक अजम्पशन लगा सकते हैं, राइट। ठीक है। बिकॉज जैसे जैसे कंट्री मच्योर होते जाता है, जैसे जैसे इंडिया मच्योर होते जाएगा, इक्विटी का रिटर्न्स भी धीरे धीरे करके कम होते हैं, राइट। तो अगर मैं एवरेज 10% रिटर्न भी पकड़ूं इस पोर्टफोलियो से, तो तकरीबन 30 साल के बाद आप अराउंड 5 करोड़ के आसपास कैलकुलेशन के हिसाब से पहुंचते हैं। ओके। ये एक नंबर है जो आई थिंक राजेश जी जानना चाहते थे कि अगर 30 साल में हम कहाँ पहुंचेंगे। और अगर मैं 12% पकड़ूं, जो मैं यूजुअली मैं 30 साल के होराइजन में मैं एटलीस्ट कहूंगा कि हमारा रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है इक्विटी से ओवरऑल आप 10 से 12% पकड़ के चलिए, राइट। ठीक है। अगर वो आपने अज्यूम किया तो आप तकरीबन अराउंड 7.4 करोड़ के आसपास पहुंच पाएंगे। तो राजेश जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इनफैक्ट जो नहीं पूछा वो भी हर्षद जी ने आपके सामने रखा है कि आप कितना इतने टाइम पीरियड में जोड़ने वाले हैं, जो कि एक अच्छी बात है, और कहाँ बदलाव की जरूरत है वो भी सर ने आपके सामने रखा है। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको प्रॉपरली मिल गया होगा। एक सवाल सर मैं इसी में ही एड ऑन करना चाह रहा हूँ कि जैसे इनकी एज 34 है, तो व्हाट इज द राइट एज एक्चुअली, क्योंकि वैसे तो लोग आजकल 25 साल की उम्र में भी कर लेते हैं, पर कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि कब शुरू करनी चाहिए। कुछ लोग लेट हो जाते हैं, 30 साल की उम्र निकल गई तब उन्हें पता चल रहा है अच्छा एसआईपी भी कोई चीज है। बहुत लोग अवेयर ही नहीं होते। एक्चुअली राइट एज क्या है कि सही उम्र में आप कितना फंड इकट्ठा कर लेंगे एक टाइम पीरियड के बाद, वो क्या एज है? तो रोहित जी क्या है कि द बेस्ट टाइम इज जब आपके पास कुछ भी इन्वेस्टेबल सरप्लस है ना, तब से शुरू कीजिए। वो कहते हैं ना, जितना जल्दी आप शुरू करते हो इट इज बेटर, राइट। ठीक है। तो हम हमेशा सुझाव देते हैं कि और बहुत सारे ऐसे निवेशक है जैसे आपने कहा जो 25 साल की उम्र से भी कर रहे हैं। ओके। और रोहित जी, हम और आप बहुत समय ऐसे लोगों के सामने भी आए रहेंगे जो 40 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, जिन्होंने अब तक म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं किया, राइट। तो जितना जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट जर्नी जितनी शुरू करते हैं, उतना ही आपको बेनिफिशियल कंपाउंडिंग का मिलता है, राइट। जैसे जैसे इनकी उम्र 34 इयर्स है, इनके सामने ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो मिनिमम 25 साल का वर्क लाइफ और सामने है, एक्टिव वर्क लाइफ। ठीक है। मैं नहीं जानता कि राजेश जी कौन से प्रोफेशन में है, लेकिन अगर मैं अज्यूम करके चलूं कि वे सैलरीड है, राइट, तो कम से कम, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें जो है जो मायने रखती है, और जितना जल्दी आप शुरू करें उतना बेटर आपका वर्क लाइफ कितना बचता है। जितना जल्दी आप शुरू करें उतना ही बेहतर है, लेकिन देर भले ही हो जाए लेकिन शुरू जरूर करें, तो ये जरूरी है। चलिए खैर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आशीष कुमार जी का सवाल लेते हैं, बेंगलुरु से हैं ये, और एज इन्होंने अपनी इसमें डिफाइन नहीं की है, लेकिन ठीक है, इनके जो फंड है वो काफी सारे हैं, तो वो मैं एक बार सामने रख देता हूँ सर आपके। टाटा बिजनेस साइकिल है, 4,000 की सिप कर रहे हैं। आईसीआईसी प्रू टेक्नोलॉजी है, 3,000 रुपए इसमें सिप कर रहे हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप का है, इसमें 3,000 की सिप कर रहे हैं। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स है, इसमें भी 3,000 की कर रहे हैं। और निपॉन इंडिया लिक्विड है, इसमें 2900 की कर रहे हैं। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, इसमें 2,000 की कर रहे हैं। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा इसमें 2,000 की कर रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 15,000 की कर रहे हैं। कोटक मल्टी कैप में 10,000 की कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में 7,500 की।
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 7,500 की, एक्सी वैल्यू में 6,000 की, कैनरा रेबिको लार्ज कैप में 5,000 की, एचडीएफसी मिड कैप में 5,000 की, और पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप में 5,000 की, हमारी लार्ज एंड मिड कैप में भी 5,000 की, और पीजीआईएम इंडिया मिड कैप में 4,000 की। टोटल मौजूदा जो कॉर्पस है वो 28 लाख से ज्यादा का है, और 15 साल के निवेश का ये टारगेट लेके चल रहे हैं, और 8 करोड़ कॉर्पस जोड़ना चाह रहे हैं, ये इनका टारगेट है। कुल सिप 89,000 की कर रहे हैं। अब क्या राय देना चाहेंगे? वैसे तो मुझे लग रहा है इन्होंने सारे के सारे ही चुन लिए हैं, शायद ही कोई छोड़ा हो। ऑलमोस्ट हर जगह इन्होंने अपने पैर फंसा रखे हैं कुछ ना कुछ निवेश करके। पर आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है, और जो इनका टारगेट है इनके टाइम पीरियड के हिसाब से 15 साल के हिसाब से 8 करोड़ का कॉर्पस जोड़ना जी संभव है, या फिर ये इससे ऊपर ज्यादा निकल जाएंगे अपने मंथली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? जी। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको रोहित जी। तो पहली चीज है जी कि जैसे आपने भी बिल्कुल सही कहा कि आशीष जी जो है वो ऑलमोस्ट 17 फंड्स में आज उनकी एसआईपी चल रही है। जी और ऐसा नहीं है कि उनकी एसआईपी अमाउंट कम है, एसआईपी अमाउंट अच्छी है। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 90,000 की उनकी मंथली एसआईपी वे कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक अमाउंट है हर महीने एसआईपी करने का, राइट। लेकिन अगर आप देखें तो उनके 17 फंड्स हैं जो जो यानी जरूरत से ज्यादा है। और एक अगर हम देखेंगे तो एसआईपी में एक उनकी लिक्विड फंड की एसआईपी भी चल रही है, जहां पे वे 2,900 की एसआईपी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका आशीष जी, मेरा एक ही सजेशन है इसमें कि अगर आपका होराइजन जो है वो 15 साल का है, तो आप लिक्विड फंड में एसआईपी ना करें, राइट। जबकि उसी पैसे को आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में डालें, क्योंकि आपका टाइम होराइजन जो है इन्वेस्ट करने का वो तकरीबन 15 साल है। ज्यादातर फंड्स जो है अगर हम देखें तो उसमें बिकॉज 17 फंड्स है, तो कुछ फंड्स के ऊपर मैं अपना जो हमारा जो व्यू है मैं क्विकली शेयर करना पसंद करूंगा। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे इनकी एसआईपी जो चल रही है पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में, तो उसको जो है वो कुछ समय के बाद रिव्यू कर सकते हैं, देखें कि किस तरह से ये फंड जो है आपके लिए प्रोग्रेस कर रहा है। और आशीष जी का कुछ सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट भी है, जैसे कि आई थिंक बिजनेस साइकिल फंड में निवेश कर रहे हैं, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक टेक्नोलॉजी फंड है उसमें निवेश कर रहे हैं। तो एक ऑफ कोर्स पोटेंशियल होते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, लेकिन जब ये सेक्टर्स और थीमेटिक फंड्स में जब आप निवेश करते हो तो आपकी रिस्क एलिमेंट जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, कि पैसा जो है वो एक ही तरीके के कंपनीज में लगता है या एक ही तरीके के बिजनेस में लगता है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान दें। यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं कि आप जितना डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करें वो बेटर होता है, ना कि सेक्टोरल या फिर थीमेटिक फंड में। आते हैं इनके गोल्स की तरफ। अगर मैंने ऑफकोर्स जितना मैंने जब प्रश्न पढ़ा था तो आई थिंक उनका सवाल ये था कि ये एसआईपीस के थ्रू 15 साल में वो कितने कहाँ तक पहुंचेंगे, राइट। जी तो अगर हम बात करें कि अगर इनकी ये जो 89,900 की एसआईपीस जो है ये और 15 साल तक कंटिन्यू रखेंगे, और टाइम होराइजन 15 साल है, इसके लिए अगर मैंने अराउंड 12% का एवरेज अगर पोर्टफोलियो रिटर्न्स हमने अज्यूम किया, राइट, तो वे तकरीबन अराउंड 4.3 करोड़ के आसपास पहुंच पाएंगे, राइट। तो और उनका गोल जो है वो तकरीबन अराउंड 8 करोड़ का गोल है, राइट। तो आशीष जी को आज के समय में एक एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे निवेशक, इनफैक्ट बहुत सारे निवेशक इसको फॉलो करते हैं, जो है स्टेप अप का, राइट। तो स्टेप अप स्ट्रैटेजी अगर यूज करेंगे और अराउंड 10 to 12% पर एनम आशीष जी अगर आप अपना एसआईपी बढ़ाएंगे तो आपको आपके गोल की तरफ आप बढ़ पाएंगे। अब एक ही चीज है रोहित जी की ये सारा कैलकुलेशन जो है हमने 12% रिटर्न पर एनम पे किया है, एज्यूम करके कि ये पोर्टफोलियो जो है वो 12% रिटर्न जो है आशीष जी को दे। जी सर, पर एक चीज है, मैं क्योंकि जब देख रहा हूँ इतने सारे फंड हैं, तो जी क्या ये जरूरी है कि इतने सारे फंड अपने इसमें जोड़े जाएं? मतलब ठीक है इन्होंने तो ले रखे हैं, बट जी एक ऑन एन जरूरी नहीं एवरेज होता कितने आशीष। फंड नॉर्मली होने जरूरी है? यूजुअली जी बिल्कुल, सो यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं आशीष जी की पोर्टफोलियो में है ना आप 6 से 10 फंड काफी हो जाते हैं, ठीक है। 17 बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो आशीष जी से एक और मैं सजेशन दूंगा कि अगर वे जब अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट्स में कुछ फेरफार करना चाहें,
कुछ चेंजेस करना चाहें तो वे उनके पास एग्जिस्टिंग फंड्स भी है जो काफी अच्छे हैं, राइट। तो उसमें भी वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ना कि कोई नया फंड को ऐड करने की जरूरत है। तो उम्मीद है आशीष जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और कितना आप जोड़ने वाले हैं 15 साल में ये भी आपको पता चल गया होगा। आपके टारगेट के लिए आपको थोड़ा स्टेप अप की जरूरत है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, बाकी सब बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आस्था कक्कड़ जी का, इंदौर से हैं, 27 साल की उम्र है, और ये अगले 20 साल तक इन्वेस्ट करने वाली है, और जो इनका गोल है 3 करोड़ का है, मतलब अपने रिटायरमेंट के लिए तैयारी कर रही हैं। अब ये कितना पॉसिबल है इनके सिप के जरिए देखते हैं। फिलहाल ये एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड में 2000 की सिप कर रही हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5000 की कर रही हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2000 की कर रही हैं, महिंद्रा मेनू लाइफ के अंदर मल्टी कैप है, ये भी 1000 रुपए की सिप कर रही हैं, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 2000 की कर रही है, और बंधन स्मॉल कैप में भी 3000 रुपए की सिप कर रही है। टोटल 6 फंड है इस समय इनके पोर्टफोलियो में, और निवेश ये कर रही हैं तकरीबन 15,000 रुपए का। तो सर 20 साल का टारगेट, 3 करोड़ का फंड इकट्ठा करना है, रिटायरमेंट की तैयारी, इनके इस टोटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मंथली 15,000 की सिप अलग अलग जगह, क्या ये पॉसिबल है 3 करोड़ इकट्ठा करना, या कुछ बदलाव की जरूरत लग रही है? जी, तो पहले आते हैं जो जो इनकी होल्डिंग्स है रोहित जी, उस पर आते हैं। तो जहाँ पे वे निवेश कर रहे हैं उनमें सारे फंड जो है बहुत कंसिस्टेंट है, तो नो डाउट ये पोर्टफोलियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक फंड है जिसको वो कुछ समय के बाद रिव्यू कर सकते हैं, मे बी 1 या 2 क्वार्टर के बाद, वो है एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो उसके अलावा आपके सारे जो फंड्स है उसको आप बिल्कुल उसको वो काफी कंसिस्टेंट रहे और आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आते हैं उनके गोल की तरफ। तो अगर ये जो 15,000 की SIP है, अगर वे ऑलमोस्ट 20 साल तक कंटिन्यू रखेंगे, और अगर हमने 12% भी रिटर्न उस पर पकड़ा, तो मोटा मोटा जो बनता है वो 1.4 करोड़ बनता है, जो उनके 3 करोड़ के गोल के हिसाब से बहुत कम है, इनफैक्ट आधा है, राइट। तो उसको हम किस तरह से टारगेट कर सकते हैं कि जैसे मैंने पिछले सवाल में भी यही कहा था कि आप स्टेप अप स्ट्रेटेजी यूज कीजिए, यहाँ पे हर साल आपकी SIP जो है आप बढ़ाते जाइए, राइट। तो अगर हमने आई थिंक हर्षद जी के कनेक्शन में कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, दोबारा हम कोशिश करते हैं उन्हें जोड़ने की। बाकी वो यही बता रहे थे। जी जी जी, आपकी आवाज कट गई थी, इसलिए मैं बस लोगों को थोड़ा बता रहा था कि अभी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। जी आप बताइए, कैरी ऑन करिए। सॉरी, तो मुझे नहीं पता सर लास्ट क्या बात आपको सुनाई दी, तो मैं फिर से वापस वही चीज मैं बता देता हूँ। जी जी जी, तो सजेशन ये रहेगा आस्था जी के लिए कि उनका जो पोर्टफोलियो में एक्सिस लार्ज और मिड कैप फंड जो है, राइट, उसको जो है वो एक बार रिव्यू करें, मे बी 1-2 क्वार्टर के बाद। उसके अलावा सारे फंड जो है उनके अच्छे हैं, राइट। जो करंट SIP जो कर रहे हैं 15,000 की, अगर 15,000 की SIPs और इनका होराइजन जो है वो ऑलमोस्ट 20 साल का है, और अगर 20 साल के होराइजन में हम देखें तो और अगर हमने 12% एवरेज रिटर्न्स पकड़ा है उनके पोर्टफोलियो से, तो वो जो है तकरीबन 1.4 CR के आसपास पहुंचेंगे, जो उनके गोल से ऑलमोस्ट आधा है। तो आपके गोल के प्रति पहुंचने के लिए आपको कम से कम एटलीस्ट 11% पर एनम का SIP स्टेप अप करना जरूरी है। यानी आज जो आप 15,000 की SIP कर रहे हैं, ठीक है, तो अगले साल आप उसको 16,500 की SIP कीजिए, और लाइकवाइज हर साल जो है उसको 11% से बढ़ाइए। जब आप वो स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो, और अगर हमारा पोर्टफोलियो जो है ये वाला आपका, जो अगर 12% रिटर्न देता है, तो आप बिल्कुल 3 करोड़ के आसपास पहुंच पाएंगे। दिस इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन। तो बिल्कुल आस्था जी, आपको जवाब मिल गया होगा। आपको 3 करोड़ का अगर टारगेट अचीव करना है 20 साल के अंदर, तो उसके लिए आपको थोड़ा स्टेप अप साल दर साल करना होगा। 11% के हिसाब से सर ने बोला है, तो वो अगर आप अपनाएंगे तो आप अपने गोल के करीब जरूर पहुंच जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कुमुद पांडे जी हैं सर, इनका सवाल ले लेते हैं। एज है इनकी 44, और 3 ईयर ओल्ड है इनका पोर्टफोलियो। 3 साल से ये अपने
निवेश की जर्नी चालू रखे हुए हैं और इसमें कहाँ कहाँ निवेश कर रहे हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ। SBI मल्टी एसेट फंड में 2000 की सिप कर रहे हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1000 की सिप कर रहे हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 2000 की सिप कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2000 की कर रहे हैं, ICICI लार्ज कैप में ये 1000 की कर रहे हैं और HDFC लार्ज एंड मिड कैप में ये 1000 की कर रहे हैं। टोटल 9000 की सिप अभी ये कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के जरिए और टोटल जो है 15 साल का ये टारगेट लेके चल रहे हैं निवेश का। तो क्या लग रहा है सर, उम्र इनकी 44 है, 15 साल का टारगेट है, कितना ये जोड़ पाएंगी और क्या इसमें स्टेप अप की नीड है और क्या इसमें कोई बदलाव की भी जरूरत लग रही है आपको? जी, तो बदलाव की ऐसी कोई जरूरत नहीं है रोहित जी। इनके सारे जहाँ जहाँ पे ये निवेश कर रहे हैं ये सारे फंड्स अच्छे हैं, विद इन कैटेगरी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं और ये बिल्कुल ये जो इन जो फंड्स में निवेश कर रहे हैं वो बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। उनकी 9000 की SIP है और 15 साल का टाइम होराइजन है। अगर हमने 12% का भी CAGR पकड़ा, अगर एवरेज ग्रोथ रेट पकड़ा, तो ये उनको तकरीबन 43 लाख के आसपास ले जाएंगे। अगर हम आज से शुरू करें, जब ऑफकोर्स आपने कहा कि 3 साल से पहले से उन्होंने निवेश जो है वो शुरू किया है, ये कैलकुलेशन जो है आज से है। ओके, तो अगर अगर इन्होंने 10% की स्टेप अप किया, ठीक है, तो अगर 10% का स्टेप अप किया तो ये तकरीबन उनको 75 लाख तक पहुंचा पाएगा अगर पोर्टफोलियो जो है वो 12% रिटर्न्स पर एनम दे, राइट। तो ये जो है ये उनकी विजिबिलिटी है आज के समय में। अगर ऐसे ही 9000 की SIP कंटिन्यू रखें तो तकरीबन 43 लाख अराउंड 12% के रिटर्न्स के हिसाब से, और अगर हर साल जो है वे 10% से भी स्टेप अप करे तो ऑलमोस्ट 75 लाख तक पहुंच पाएंगे। और जब नई SIP ऐड करें या फिर नई इन्वेस्टमेंट्स अगर उनको करना है, SIP अमाउंट बढ़ानी है, तो एग्जिस्टिंग फंड्स में से ही इन्वेस्ट करें तो और बेटर होगा, ना कि एक नया फंड को ऐड करने की जरूरत है। उनके पास 6 अच्छे फंड्स हैं जहां पे वे निवेश कर रहे हैं। मल्टी एसेट में भी निवेश कर रहे हैं, लेकिन उसका एलोकेशन जो है वो तकरीबन उन्होंने 20% के ऊपर थोड़ा सा रखा है। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका एलोकेशन जो है वो सीमित रखे, क्योंकि आपका टाइम होराइजन जो है वो 15 साल है, तो इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बेटर होगा। बट मल्टी एसेट एज अ डाइवर्सिफिकेशन, अगर आपका थॉट प्रोसेस है कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड भी रहे तो फिर भी ठीक है। जी, तो कुमुद जी, आपके लिए जवाब जाहिर है आपको मिल गया होगा। 15 साल के टाइम पीरियड में आप 70-75 लाख के अराउंड पहुंच जाएंगे और अगर स्टेप अप करते हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, आपको आपके सवाल का जवाब सर ने पूरी तरह से दे दिया है और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पल्लव कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। पल्लव जी ने अपनी उम्र तो यहाँ पर नहीं मेंशन की है कि उनकी एज क्या है, लेकिन कौन कौन से उनके फंड है वो मैं एक बार सामने रख देता हूँ। PP फ्लेक्सी कैप है, 6000 का इसमें सिप कर रहे हैं, निपॉन मल्टी कैप है, इसमें 6000 की सिप कर रहे हैं, SBI लार्ज कैप है, इसमें 5500 की सिप कर रहे हैं, ABSL लार्ज कैप है, इसमें 5500 की कर रहे हैं, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, इसमें 5500 की सिप कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, इसमें 6000 की सिप कर रहे हैं और टाटा स्मॉल कैप है, इसमें ये 6000 की सिप कर रहे हैं। टाइम होराइजन 16 साल का लेके चल रहे हैं और स्टेप अप का भी ये भाई बखूबी जानते हैं, 10% का ये स्टेप अप सोच के चल रहे हैं और गोल है इनका 5 करोड़ का और टोटल इन्वेस्टमेंट अभी जो बन रहा है वो है 40,500 रुपए। तो सर क्या लग रहा है आपको, 5 करोड़ का गोल थोड़ा बड़ा है 16 साल के होराइजन के हिसाब से, बट ओवर टू यू, आपको क्या लगता है इनके पोर्टफोलियो के हिसाब से क्या ये अचीवेबल है और अगर है तो कैसे, और अगर नहीं है तो इनको क्या करने की जरूरत है? जी, तो देखिए आज जो है उनकी SIP जो है वो तकरीबन अराउंड 40,500 की SIPs उनकी है, और वे जो सोच रहे हैं वो अराउंड 10% की स्टेप अप सोच रहे हैं, जो उनको अराउंड 18 साल के टाइम होराइजन में, करेक्ट? 16 साल आई थिंक लिखा है। 16 साल का टाइम होराइजन, ओके। और पहले पहले उनके पोर्टफोलियो से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो अगर आज आप उनका अगर पोर्टफोलियो देखें तो फंड्स उनके अच्छे ही है, और अगर हम बात करें दो फंड्स की, तो ऑफकोर्स आदित्य बिरला लार्ज कैप फंड, इसमें हमने काफी इंप्रूवमेंट देखा है पिछले कुछ महीनों में, ओके। और ये जो है पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर हम कहें तो, और लार्ज कैप कैटेगरी में अगर हम बात करें तो आज के समय में उनका जो फंड का परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहा है।
और इट इज लाइक द फंड इज बैक इन द टॉप लार्ज कैप फंड्स, जो अच्छी अच्छी चीज है इनके इनके इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो के लिए। टाटा स्मॉल कैप फंड ये जो है, ये भी एक और इन्वेस्टमेंट है जो इनके पोर्टफोलियो में है। अगर उसकी बात करें तो थोड़ा सा कुछ समय से अपने अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप स्पेस में भी काफी परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल स्मॉल कैप स्पेस का कम रहा है। तो ये फंड जो है एटलीस्ट टाटा स्मॉल कैप मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ समय के बाद रिव्यू करें। लेकिन आज की जरूरी नहीं है कि आज के आज ही आप एक नीड रिएक्शन देके उस पर कोई एक्ट करें। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स आपके अच्छे हैं और उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप 10% का स्टेप अप सोच रहे हैं और 16 साल का आपका होराइजन है, तो तकरीबन अगर 12% भी रिटर्न पकड़ा तो 16 साल में आप तकरीबन 4 करोड़ के आसपास पहुंच पाते हैं, राइट। तो ये जो है ये आपका विजिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं आपको जो 10% स्टेपअप भी है वो भी थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम अज्यूम करके चले कि आपका स्टेपअप जो है वो तकरीबन 12% का स्टेपअप है, तो आप तकरीबन 16 साल में 4.5 करोड़ के आसपास आप पहुंच पाएंगे। तो यूजुअली आपका 10% स्टेपअप काफी नहीं है अगर हमको 5 करोड़ तक पहुंचना है, वो भी 16 साल में। और खास करके जब हमारी आज की SIP जो है वो 40,500 की है, राइट। तो अगर हम अराउंड आई थिंक इनका जो है अराउंड 14% के आसपास जो आएगा, जो स्टेपअप वो जरूरी रहेगा, 13 to 14% का स्टेपअप। आई थिंक फिर से थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया है और इस वजह से हर्षद जी की आवाज क्लियरली नहीं आ पा रही है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं सुन पा रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। थोड़ा कट गई थी आवाज अभी फिर से नेटवर्क। नहीं जी आप सुन पा रहे हैं? क्लियर आ रही है आपकी आवाज जी। बट हाँ आपने ऑलमोस्ट उनका टाइम होराइजन तक मैं सुन पा रहा हूँ सर। तो आइडिया यही है, बस आप यही बता रहे थे कि आई थिंक इनका 5 करोड़ का गोल जो है वो अगर ये स्टेप अप करते हैं 10% की जगह 12%, करेक्ट, और 12 भी नहीं, इनफैक्ट उनको 4.5 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो तकरीबन मेरा अंदाजा है कि अराउंड 13-14% की स्टेप अप वे करेंगे तो 5 करोड़ के गोल के आसपास पहुंचेंगे, राइट। और हमने यहाँ पे जो है ना रोहित जी रिटर्न्स अराउंड 12% एवरेज रिटर्न्स अज्यूम किया है, राइट। ठीक है जी। तो चलिए पल्लव कुमार जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। 5 करोड़ का फंड थोड़ा बड़ा जरूर है, ये गोल अचीवेबल नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, अचीवेबल है, लेकिन आपका जो स्टेप अप है 10% का उसको आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। उसे आप बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। फिलहाल इसके हिसाब से सर ने जैसा बताया 4 करोड़ के आसपास आप अपना फंड इकट्ठा कर सकते हैं। अगर बढ़ाना चाहते हैं 5 करोड़ के गोल को ही टारगेट सेट करा है, वहीं तक पहुंचना है, तो फिर थोड़ा आपको स्टेप अप करने की जरूरत है। तो सर सवाल जवाब का सिलसिला अब यहीं रोकते हैं। हमारे जो पोर्टफोलियो हमारे प्राइम मेंबर्स के आए हुए थे वो हमने पूरे कवर कर लिए हैं और इस शो में हम इसी चीज के ऊपर काम करते हैं खासकर। एक आखिरी सवाल जाते जाते, अब शो को वाइंड अप करने का समय आ गया है, वो ये कि जो नई शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए क्या बेस्ट फंड्स आपकी तरफ से कि आप इसमें निवेश करें। भाई बकेट में बहुत सारे खजाने होते हैं, जैसे अभी हमने देखा कोई 17 फंड भी लिए बैठा है, कोई 5-7 होते हैं किसी के पास। कोई शुरुआत कर रहा है तो उसके फंड उसमें कितने होने चाहिए और कौन से होने चाहिए, वो 2-4-5 नाम अगर आप सजेस्ट करें। श्योर। देखिए जब आप शुरुआत कर रहे हैं ना तो देखिए एक होती है शुरुआत कर रहे हैं, दूसरा होता है टाइम होराइजन। दोनों बहुत मायने रखता है, राइट। तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि ये जो निवेश करने का शुरुआत जो कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, कम से कम 7 साल 10 साल का टाइम होराइजन उनके पास है, राइट। ठीक है, अगर आप उसको बिल्ड करना चाहते हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप है ना लार्ज एंड मिड कैप और फ्लेक्सी कैप से शुरू करें। ठीक है, ये वो कैटेगरीज है जहाँ पे जब आप निवेश करना शुरू करते हैं और खास करके जब आपका जो अगर समझ लीजिए मार्केट मूवमेंट्स अगर वोलेटाइल रहे, राइट, तो ये जो है ना ये आपको बहुत हेल्प करता है कि उस वोलेटिलिटी को थोड़ा सा आसानी से राइड करना। क्योंकि अगर आप शुरुआत में निवेश कर रहे हैं और अगर आपका जो
पोर्टफोलियो है। अभी आप अज्यूम करके चलिए रोहित जी कि कोई निवेशक जो जिन्होंने 1 साल पहले अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की और समझ लीजिए कि उन्होंने 30-40% जो है ना उन्होंने स्मॉल कैप फंड्स में डाल के उन्होंने जर्नी शुरू की है, तो आज जो उनकी हिम्मत जो है, ठीक है, और फर्दर इन्वेस्ट करने की कम हो जाती है, क्योंकि ये एक बुरे समय से या फिर टफ टाइम से गुजर रहे हैं। इसलिए जब आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें तो उसको आप लार्ज कैप ओरिएंटेड रखें, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़े, जैसे जैसे आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़े, तब आप उसको आपके रिस्क आप उसमें फिर मिड कैप को ऐड कीजिए, स्मॉल कैप को ऐड कीजिए। यूजुअली आई थिंक शुरुआत में 3 से 5 फंड काफी हो जाते हैं, जो जैसे जैसे आप बिल्ड करते जाओ। और अगर आप एक अच्छा बैलेंस्ड एलोकेशन वाइज पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो आप 25 to 30% जो है, 25% ही मैं कहूंगा आप मिड और स्मॉल कैप फंड में डालें, बाकी जो है आप फ्लेक्सी कैप या लार्ज एंड मिड कैप को यूज करें। और स्मॉल कैप को भी अगर रखना है तो सीमित अराउंड 10% के आसपास सीमित रहे। 10% ऑफ स्मॉल कैप फंड, 15% ऑफ लेट्स से मिड कैप फंड, और बाकी जो है आप लार्ज एंड मिड कैप फ्लेक्सी कैप मिलके एक कॉम्बिनेशन, या फिर लार्ज कैप भी उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें बना के आप बना सकते हैं। लेकिन शुरुआत में लार्ज कैप ओरिएंटेड रहना बेटर है जी। तो उम्मीद है हमारे जो दर्शक हैं जो इस समय देख भी रहे हैं लाइव, उनके लिए भी ये जवाब है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो कैसे शुरुआत करनी है, कितने फंड होने चाहिए। लार्ज कैप इज अ बेटर ऑप्शन। बाकी जैसा सर ने बताया उस तरीके से आप चलेंगे तो बेहतर जर्नी आपकी आगे की बनी रहेगी। अर्शद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला मनी9 के लिए, और हमारे जो दर्शक हैं उनको काफी कुछ बेहतरीन सुझाव दिए उनके पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, ऑलवेज माय प्लेजर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हर्षद चेतनवाला जी, और इन्होंने आपके पोर्टफोलियो पर पूरी तरीके से बारीकी से आपको जानकारी दी कि क्या कुछ आपको करना चाहिए पोर्टफोलियो में, कहाँ बदलाव की ज़रूरत है, कैसे आपको स्टेप अप करने की ज़रूरत है, और कहाँ कितने पोर्टफोलियो आपके रखने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बकेट में पूरे हर फल को इकट्ठा कर लें। अगर फंड मार्केट में बहुत सारे एक फंड होते हैं, मतलब अगर आप फलों के रूप में देखें तो बहुत सारे होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे एक बार में आप खा सकते हैं। तो जितनी ज़रूरत है उतना लीजिए जो बेहतर रिटर्न दे और जो आगे आपके भविष्य के लिए अच्छा हो। तो यही स्ट्रैटेजी अगर अपनाएंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी तो हम फिर मुलाकात करेंगे किसी नए गेस्ट के साथ और आपके सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।